है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 16। जहाँ एक तरफ अपनी बेटी की इस तरह से विदाई होते देख निर्मला जी की आंखें छलक आई थी, लेकिन कमरे के भीतर मौजूद राधे श्याम जी अभी भी बेड पर बैठे हुए काफ़ी सख्त नजर आ रहे थे। तो वही एक तरफ खड़ी मंगल की माँ अपनी जगह पर ही जम सी गई थी। उनके चेहरे पर इस वक्त एक घबराहट और एक भय साफ नजर आ रहा था, क्योंकि राम और सिया को दूर रखने के साथ साथ राधे श्याम जी की इज्जत को तार तार करके उन्हें अपमानित करने के लिए ही उन्होंने और उनके बेटे मंगल ने दिल्ली की रमा चौधरी से मुंह मांगी कीमत ली थी। लेकिन अचानक से खुद रमा चौधरी के ही बेटे राम ने ही बीच में आकर उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तो वही अब इसका अंजाम क्या होगा। मन में यह ख्याल आते ही उनका पूरा शरीर एक भय से कांप उठा था। तो वही रात भी अब गहरी होने वाली थी, जिस वजह से सिया की विदाई के बाद वहाँ इकट्ठा हुए लोग भी अपने अपने घरों के लिए निकल गए थे। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए मंगल की माँ घबराहट में ही अपने साड़ी की आंचल को झाड़ने लगी थी। ये हमारा फ़ोन कहाँ गया? यही तो उसे गांठ मारा था। हे राम जी, इसे भी अभी गुम होना था। और एक घबराहट के साथ ही वह जमीन पर इधर उधर अपने फ़ोन को ढूंढने लगी थी। तभी एक कोने में धूल से लिपटा हुआ एक कीपैड फ़ोन को देखते ही वो काफ़ी जल्दबाजी में उसकी तरफ बढ़ गई थी। लेकिन उसके ऊपर जमे धूल को आंचल से पोंछते ही वो चौंक भी गई थी, क्योंकि शायद उनका फ़ोन उनके साड़ी के आंचल से गिरने के बाद किसी के पैरों के नीचे आ चुका था, जिस वजह से उसका स्क्रीन वाला हिस्सा चटकते हुए काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। लेकिन उसकी हालत देख मंगल की माँ एक बार फिर से जैसे सिहर उठी थी और उसे अपनी हथेलियों पर बार बार पीटते हुए उसे ऑन करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। हे राम जी, ये कैसी अनहोनी हो गई। अगर वक्त रहते मैंने उस चौधराइन को ये खबर नहीं दी तो वो डायन अर्थ का अनर्थ कर देगी। हे राम जी, बस एक बार ये चल जाए और मैं ये खबर दिल्ली तक पहुंचा दूं कि उनका ही बेटा बीच में आकर उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर कर चला गया। उसके बाद इस फ़ोन में आग भी लग जाएगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक आखिरी बार बस ये चल जाए। खुद में बड़बड़ाते हुए मंगल की माँ ने उस फ़ोन को खोलने के लिए काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। तो उधर दूसरी तरफ राम की कार हाईवे पर दौड़ती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक खामोशी पसरी हुई थी। ऋषिकांत जी अपनी पलकों को बंद किए पीछे सीट से टेक लगाए बैठे थे। तो वही वैसा ही कुछ हाल अच्युत का भी था, जैसे उन्हें अब तक जिस बात की चिंता थी वो दूर हो गई हो। लेकिन ड्राइविंग कर रहा राम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस व सख्त नज़र आ रहा था। नज़रें बीच बीच में ऊपर उठते हुए रियर व्यू मिरर से एक नज़र सिया को भी देख लेता, जो अभी भी अपनी पलकों को नीचे झुकाए खामोश बैठी थी। उसे ऐसे दिख ना जाने क्यों कार की स्टीयरिंग पर राम की पकड़ कसते हुए उसने अपनी कार को भी रोक दिया था। नज़रें अभी भी रियर व्यू मिरर पर थी, लेकिन सिया की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। तभी अचानक से कार के रुकने की वजह से अच्युत और कृष्णकांत जी भी अपनी पलकों को खोलते हुए सीधा बैठ गए थे। भाई, दिल्ली आ गए क्या? अच्युत ने कहा। लेकिन तब तक राम सिया के ऊपर से अपनी नज़रों को फेरते हुए कार से बाहर निकल आया था। तब तक अच्युत की नज़र भी बगल में ही एक ढाबे पर चली गई थी। डैड, आप कुछ खाना चाहेंगे? मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दिल्ली से आते वक्त राम भाई तो अपनी कार को उड़ाते हुए सीधा अयोध्या ही लैंड किए थे। बीच रास्ते में उन्होंने खाने तक के लिए भी नहीं पूछा था। फिर उसके बाद उस विरजू प्रसाद का चैप्टर। लेकिन इतना कहते हुए उसकी नज़रें सिया के ऊपर टिक गई थी। तभी कुछ सोचते हुए वह अपनी बातों को बीच में रोकने के साथ साथ खुद भी कार से बाहर निकलते हुए
राम के पीछे ही चल दिया था। तो इधर कार के भीतर रह गए कृष्णकांत जी। बगल में ही बैठी सिया के सिर पर अपनी हथेलियों को रखते हुए हल्का मुस्कुरा दिया था। सिया बेटा, तुम्हें भी भूख लगा होगा ना? कल से ही तुमने कुछ नहीं खाया है। तुम यही आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और इस बार कृष्णकांत जी भी कार से बाहर निकल गए थे। तो ही उनके पीछे रह गई सिया ने काफ़ी वक्त के बाद अपनी नज़रों को ऊपर उठाया था। इस वक्त उसकी आंखें हल्की सूजी हुई लाल थी। नज़रें घुमाकर उसने खुद से थोड़ी दूर पर खड़े राम को देखा, जो इस वक्त काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। फिर अगले ही पल उसने अपनी नज़रों को खुद के ऊपर दौड़ा लिया था। एक लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई, कोहनियों तक लाल रंग की भरी हुई चूड़ियाँ, जिन्हें देखते हुए उसकी नज़रें गले में लटक रहे मंगलसूत्र पर चला गया था। तो वही अब उंगलियां अनायास ही ऊपर उठते हुए माथे को छू लिया था, जिन पर लगे सिंदूर का रंग देख अब तक उसकी मुट्ठियां मंगलसूत्र पर कस चुकी थी। तभी उसने एक धीमी आवाज में कहा, राम जी, हमने आपसे ये तो नहीं मांगा था, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहते हुए सिया की आंखें एक बार फिर से छलक आई थी। नज़रों के सामने जैसी वह सारी बातें एक बार फिर से किसी टेलीकास्ट की तरह चलने लगी थी। मंगल का उसके साथ बदतमीजी करना, फिर एक डर में उसका राम के गले लगना, राधा की शादी, कंचन के साथ उसका हंसना खिलखिलाना, पूरे समाज के सामने उसके बाबा का उसके ऊपर संदेह करना, उनकी नफरत, उनका तिरस्कार, बिरजू के साथ उसका ज़बरदस्ती ब्याह, और फिर अंत में उस ब्याह को रोकते हुए राम का उसकी ज़िंदगी में आना। इन सारी बातों को सोचते हुए सिया इस बार लगभग कलप उठी थी। राम जी, आखिर इन सब में हम कहाँ गलत थे? सिया का इतना कहना था कि एक बार फिर से उसकी आंखें छलक आई थी, जिन्हें शायद वो बाहर आने से रोकना चाहती थी। इस वजह से उसने अपनी पलकों को कस लिया था। तभी उसकी तरफ के दरवाजे को खोलते हुए राम ने उसकी तरफ एक पानी का बॉटल बढ़ाते हुए कहा, कुछ खाओगी? जिसके जवाब में सिया की नज़रें एक बार फिर से नीचे झुक गई थी, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी गर्दन को भी ना में हिला दिया था, जहाँ उसकी ये हरकतें राम को शायद पसंद नहीं आई थी। और हल्के गुस्से में ही वह दरवाजे को बंद करते हुए उस पानी की बोतल पर अपनी पकड़ कस ली थी। तब तक कृष्णकांत जी और अच्युत भी कार के भीतर आकर बैठ गए थे, और राम ने अपनी गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सख्ती के साथ एक गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। रियर व्यू मिरर में एक बार फिर से झुकी हुई नज़रों को देख उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस चुकी थी। अगली सुबह, अभी सुबह के 7 बजे थे, लेकिन पिछली शाम हुई घटना से अनजान रमा चौधरी इस वक्त हॉल में ही चहलकदमी करते हुए काफ़ी ज़्यादा झुझलाई हुई सी नज़र आ रही थी। हाथ में पकड़े फ़ोन पर बार बार एक अननोन नंबर डायल करने के बाद अगले पल उसे डिस्कनेक्ट भी कर दे रही थी। तभी उन्हें काफ़ी देर तक ऐसे ही परेशान और झुंझलाया हुआ देख शताक्षी ने हल्की जम्हाई लेते हुए कहा, भाभी, अब सब आपकी तरह इतना फ्री भी थोड़ी बैठा है जो आपके एक कॉल पर ही आंसर मिल जाएगा। कहीं बिजी होगी थोड़ी देर में। लेकिन तभी रमा चौधरी की गुस्से से भरी नज़रों को खुद के ऊपर देख इस पर शताक्षी थोड़ा सकपकाते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब था कि वो छोटे मोहल्ले वाले लोग इतनी सुबह चूल्हे चौके में व्यस्त रहते हैं, तो शायद इस वक्त वो आपका कॉल रिसीव ना कर पा रही हो। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप बेवजह परेशान। मैं बेवजह परेशान नहीं हूँ। कल रात से ही उसका नंबर बंद आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि कहीं उस राधेश्याम ने अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने से बचाने के लिए कोई खेल तो नहीं खेल गया। शताक्षी की बातों को बीच में काटते हुए रमा चौधरी ने कहा था, जिस पर अभी शताक्षी कुछ कहती उससे पहले ही सीढ़ियों से नीचे उतरती एक लगभग 30 वर्ष की लड़की
जो उनके सामने से ही गुजरी थी। तभी उसे रोकते हुए रमा चौधरी ने आगे कहा, केतकी, इस वक्त तुम ऊपर से? जी मैडम जी, वो छोटे साहब लोगों के कमरे की साफ सफाई करके आ रही हूँ, उस लड़की यानी कि केतकी ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन रमा चौधरी थोड़ी हैरान थे। इतनी जल्दी? और एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वक्त को भी देख लिया था। राम और अच्युत आज दोनों इतनी जल्दी उठ गए? नहीं मैडम जी, वो दोनों लोग पिछली रात से घर ही नहीं आए थे, तो इसलिए सोचा कि उनके आने से पहले ही उनका कमरा साफ कर देती हूँ, केतकी ने कहा था। लेकिन रमा चौधरी एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। तो वही इस बार शताक्षी भी अवाक थी। ये तुम क्या कह रही हो? राम को कभी कभी देर हो जाता है, लेकिन आज से पहले वो कभी भी ऐसे रात भर बाहर नहीं रहा है। और वो अच्युत, वो तो कॉलेज के बाद ही। थोड़ी हैरानी में शताक्षी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कुछ सोचते हुए उन्होंने आगे कहा, और राध्या, वो कहाँ है? राध्या मैम साहब तो अपने कमरे में अभी सो रही हैं। जहाँ अभी केतकी का इतना कहना था कि इस बार रमा चौधरी एक गुस्से भरी नज़र से शताक्षी की तरफ देखते हुए कहा, केतकी, अभी तुरंत जाओ और राध्या को नीचे बुला कर लाओ। जी मैडम जी, केतकी ने कहा और वापस से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गई शताक्षी के चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आने लगा था। भाभी, वह कल शाम में मैं ब्यूटी पार्लर चली गई थी और जब आई तो काफ़ी देर हो चुका था। मुझे लगा कि सब पहले से ही डिनर करके अपने कमरे में होंगे, तो मैं भी। तभी शताक्षी की नज़र केतकी के साथ ही ऊपर से नीचे उतर रही राध्या की तरफ चली गई थी, जिस वजह से वह अपनी बातों को बीच में छोड़ते हुए काफ़ी जल्दबाजी में ही राध्या की तरफ बढ़ गई थी। राध्या, ये अच्युत कहाँ है? वो पूरी रात घर से बाहर था और अभी भी वो घर नहीं आया है, जबकि वो कल तुम्हारे साथ ही कॉलेज गया था ना। फिर वो अब तक कहाँ है? राध्या के बाजुओं को पकड़ते हुए शताक्षी ने थोड़ी सख्ती में कहा था। तो वह इस वक्त राध्या के चेहरे पर भी एक घबराहट साफ नजर आ रही थी। नजरें एक भय से झुकी हुई थी। लेकिन उसकी खामोशी देख शताक्षी इस पर काफ़ी ज़्यादा झुंझला उठी थी। राध्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देती? वो मॉम, वो एक्चुअली राम भाई और अच्युत वापस से अयोध्या गए हुए हैं। व्हाट? राम अयोध्या गया है? जहाँ अभी राध्या का इतना कहना था कि शताक्षी के साथ साथ खुद रमा चौधरी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। एक क्षण के लिए रमा चौधरी को ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रहा था। लेकिन वो लोग वापस से अयोध्या क्यों गए हैं? वो मामी जी, अयोध्या में सिया की शादी ज़बरदस्ती किसी अधेड़ उम्र के आदमी से कराई जा रही है। बस उसे ही रोकने के लिए वो लोग वहाँ गए हुए हैं। जहाँ अभी राध्या ने इतना ही कहा था कि शताक्षी के साथ साथ रमा चौधरी भी अब तक अपनी जगह पर ही जैसे जम सी गई थी। तभी चौधरी भवन के बाहर उन्हें एक कार की हॉर्न सुनाई दी। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कृष्णकांत जी के साथ अच्युत और राम को भी भीतर आते देख अभी वो लोग थोड़ी हैरान ही थी कि तभी उन्होंने देखा कि राम सिया की कलाई को पकड़े हुए उसे भी अपने साथ घर के भीतर लेकर चला आया था। लेकिन इस वक्त सिया को एक साड़ी में लिपटा हुआ देख, साथ ही उसके चेहरे से लेकर उसके बालों को भी सिंदूर से सना हुआ देख शताक्षी एक भय से कांप उठी थी। तो वही सिया और उसकी हालत देख राध्या भी चौंक गई थी। लेकिन राम की हथेलियों में सिया की कलाई को देख रमा चौधरी का चेहरा गुस्से में कांपने के साथ साथ उनकी आंखें छलक आई थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और इसने तुम्हारा हाथ क्यों थामा हुआ है? गुस्से में ही रमा चौधरी ने कहा और आगे बढ़ते हुए राम और सिया की पकड़ को
अलग करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया ही था कि उससे पहले ही राम सिया के आगे खड़े होते हुए कहा, मॉम, सी इज़ माई वाइफ। जहाँ इस बार राम का इतना कहना था कि कृष्णकांत जी के साथ साथ अच्युत की आंखें भी हल्की चमक उठी थी, लेकिन रमा चौधरी के साथ शताक्षी एक क्षण के लिए अपनी जगह पर ही सन्न रह गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।